नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारा 10th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। अब आपको मालूम है कि हमारा जो दैनिक जीवन है या हम हमारे डेली रूटीन के अंदर बहुत सी चीज़ें काम में लेते हैं, जैसे साबुन है, अपमार्जक है, पेस्ट है, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन है, या हम खेत की बात करें तो हम उसमें उर्वरक, खाद, ये सब चीज़ें काम में लेते हैं। हमारी जो बैटरियां हैं उसके अंदर डालने वाले केमिकल, या ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किससे मिलके बनी है? किसी ना किसी केमिकल, किसी ना किसी रसायन से मिलके बनी है। ठीक है, तो ये रसायनों के बारे में ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों के बारे में। एसिड और बेस ये क्या होते हैं? अगर आपको मालूम है, आपने कभी नींबू चखा है? नींबू कैसा लगता है हमें? नींबू हमें चखने में खट्टा लगता है ना? तो वो क्या है? वो एक प्रकार का अम्ल ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में जो भी खट्टे हैं उसको हमने क्या कहा है? अम्ल कहा है। ठीक है, अब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, जैसे नींबू है। लेकिन क्या हम सभी अम्लों को चख के बता सकते हैं? नहीं। कुछ अम्ल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हम उनको चख के नहीं बता सकते हैं कि ये खट्टे होते हैं या नहीं होते हैं। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये अम्ल है? तो हम क्या करेंगे, हम काम में लेते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का सूचकांक है जो 2 कलर में पाया जाता है। ठीक है, नीला और लाल। ये हमें बताता है कि जो भी विलयन है या जो भी पदार्थ है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। अगर आपने नीला लिटमस पेपर लिया है और उसके ऊपर अगर आपने अम्ल डाला है या उसको अम्ल के अंदर रखा है, तो ये नीला रंग किस में बदल जाएगा बच्चों? लाल रंग में बदल जाएगा। तो ऐसे तो हम पता कर सकते हैं चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और जो अम्ल होते हैं इनके pH का मान हमेशा 7 से कम होगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनकी pH का मान क्या होता है बच्चों? 7 से कम होता है। अब आपसे पूछे कि हमें एग्जाम्पल बताओ कि अम्ल क्या क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिरके की, जो अचार वगैरह डालने में काम में आता है। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है बच्चों एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर? एसिटिक एसिड। हम बात करें बच्चों इमली की, तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर पाया जाता है बच्चों टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। हम बात करें संतरे की, इसमें पाया जाता है बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। आगे हम बात करें चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में होता है बच्चों फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। हम बात करें जठर रस की, जो हमारे आमाशय में होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपके एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है कि बच्चों बताओ कि चींटी के डंक के अंदर कौन सा अम्ल होता है, या हमारे जठर रस में कौन सा अम्ल होता है। तो आपको ये सारे के सारे नाम याद करने हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों क्षार। अब आपको मालूम है कि अम्ल थे, अम्ल स्वाद में कैसे थे? अम्ल स्वाद में कैसे थे? खट्टे। जबकि क्षार कैसे हैं? क्षार होते हैं बच्चों स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। अब अम्ल ने क्या किया था? अम्ल ने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया था। यही ना, अम्ल ने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया। तो क्षार क्या करेगी बच्चों? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। याद रखना, अम्ल अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो आप एक नाम याद रख लेना, अनील। अनील ए का मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करेगी बच्चों? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। तो अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो ट्रिक याद रख लेना, अनील मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और शालिनी मतलब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। क्लियर है? अब जो अम्ल थे उनके pH का मान होता है बच्चों 7 से कम। ठीक है, तो क्षार के pH का मान हमेशा 7 से अधिक होगा। क्लियर है? अब आपसे पूछे कि हमें एग्जाम्पल बताओ, तो देखो बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये है अपने क्षार के एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होती है, इनका एग्जाम्पल क्या है ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो अम्ल है, ठीक है बच्चों, जो अम्ल है और जो क्षार है, ये अगर आपस में कोई क्रिया करे तो क्या होगा? तो बच्चों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लवण। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बना लेते हैं। ठीक है, अब जब ये लवण बना रहे हैं तो अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वी होती है। तो जो लवण बनेगा ये कैसा होगा? दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना। तो क्या होगा कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो बच्चों वो लवण बनाते हैं और ये आपस में उदासीन हो जाते हैं। मतलब ना तो अम्लीय होगा वो और ना ही वो क्षारीय होगा, ये उदासीन हो जाते हैं। इसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण का मतलब है कि अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इससे ही हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अम्ल लिया है और ये लिए है क्षार, इन दोनों के आपस में क्रिया कराई। तो क्रिया कराने के लिए हम तीर का निशान लगाते हैं और ये क्या बन गया? ये बन गया अपने लवण, प्लस साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा जल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कौन सा अम्ल लिया है? हमने यहाँ लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमें क्या मिल गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और H2O मतलब जल मिल गया। ठीक है, अब जो ये लवण होते हैं ना बच्चों, इनका जो गलनांक का मान है और इनके क्वथनांक का मान है ये बहुत उच्च होता है। ठीक है, और ये किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलन जल की, कि क्रिस्टलन जल क्या होता है। तो हम जब अम्ल व क्षार की क्रिया कर रहे हैं और लवण का निर्माण हो रहा है तो वो लवण क्रिस्टल के रूप में मिलता है। उस क्रिस्टल में क्या होता है? जल भी उपस्थित होता है। उससे ही हम कहते हैं बच्चों क्रिस्टलन का जल। मतलब कि लवण के एक इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित मात्रा होती है या उसके एक अणु सूत्र के अंदर जितने जल आवश्यक होते हैं उसे ही बच्चों हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लवण बना Na2CO3, तो जब इसका क्रिस्टल बनेगा तो इसके एक अणु के साथ में बच्चों जल के 10 अणु होंगे। कितने अणु होंगे? जल के 10 अणु होंगे। हम बात करें बच्चों जिप्सम की, तो देखो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। मतलब जिप्सम का जब एक अणु सूत्र बनेगा तो उसके अंदर जल के 2 अणु उपस्थित होंगे बच्चों। ठीक है, हम बात करें फिटकरी की, तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? अपने फिटकरी का फॉर्मूला है। तो फिटकरी के अंदर जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं? एक फिटकरी के अणु में 24 जल के अणु। तो ये 24 क्या है? ये 24 ही है अपना क्रिस्टलन का जल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो अम्ल व क्षार है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके बारे में अलग अलग बातें कही। सबसे पहले आए हमारे आरेनियस। ठीक है, तो इन्होंने जो बातें कही उसे हमने कहा है आरेनियस की संकल्पना। अब जब आरेनियस आए, उन्होंने खोज की तो उन्होंने बताया कि जो भी पदार्थ H+ आयन देंगे वो कहलाएंगे अम्ल। क्या कहा इन्होंने? कि जो भी पदार्थ अपने जलीय विलयन में H+ आयन देंगे वो कहलाएंगे अम्ल, और जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देंगे ये कहलाएंगे क्षार। किसने कहा? ये बात बताई आरेनियस ने। अब हम बात करते हैं HCl की। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन बना के कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए, तो आपको बताना होगा HCl। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद करने हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो HCl है, जब इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे, यहाँ देखो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है AQ। AQ का मतलब क्या होता है एक्वा, मतलब जलीय, ठीक है। तो ये किसके साइनों में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा H+ में और दूसरा बनाएगा Cl- आयन। तो जब हमने HCl का जलीय विलयन बनाया तो ये किस में टूट गया, H+ और Cl- में, मतलब H पॉजिटिव आया, ठीक है। और आर्हेनियस ने क्या कहा कि जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। इसलिए हमने HCl को क्या माना है, अम्ल माना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं KOH, इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको भी हमने AQ लिखा है, AQ मतलब एक्वा। ये सब चीजें आपकी 9th क्लास की हैं बच्चों, ठीक है। तो KOH को जब हम जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें K+ और एक मिलेगा OH-। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कहा कि जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो कहलाएंगे क्षार। क्लियर हो गई। तो आपसे पूछे कि हमें आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उसके रिएक्शन लिख के बताइए या उसके बारे में बताइए कि आर्हेनियस ने क्या कहा, कैसे समझाया। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। क्या कहा, जो अपने जलीय विलयन में, बच्चों ये बात जरूर याद रखना, जलीय विलयन में अगर आप ये नहीं लिखते हो तो उसके क्वेश्चन का आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन दे वो हो गए अम्ल, और जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन दे वो हो गए बच्चों क्षार। अब बच्चों हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल क्षार क्या होती हैं। प्रबल अम्ल या क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि अम्ल या क्षार हम किसे कह रहे थे कि H+ आयन दे तो अम्ल है और OH- आयन दे तो क्षार है। तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार क्या होंगे, वो होंगे जो पूर्णतया आयनित हो जाए, मतलब पूर्णतः आयनित हो जाए। जैसे मैं मानो कि यहाँ पे मैंने कोई पदार्थ लिया है, उसके 100 मैंने मान लो कि 100 अणु लिए हैं HCl के, ठीक है। अब मैं जब इसका विलयन बना रही हूँ तो इसके 100 के 100 ये H+ में टूट जाए और इधर Cl- बन जाए, मतलब 100 के 100 अणु थे उससे हमें 100 क्या मिल जाए, H+ मिल जाए। तो ये पूर्णतः आयनित हो गया ना, तो बच्चों ये कहलाएगा अपने प्रबल अम्ल। इसका जस्ट उल्टा होता है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। दुर्बल का मतलब ये है कि 100 के 100 ना होके मान लो 20 ही हमें H पॉजिटिव मिल रहे हैं, बाकी 80 हमें नहीं मिले, बाकी वो उसी अवस्था के अंदर है, तो मतलब वो पूर्णतः आयनित नहीं हुआ है। तो बच्चों इसको हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले KOH की, अगर पूर्ण रूप से ये जल में आयनित हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार। और पूर्ण रूप से आयनित ना होकर कुछ भाग इसका शेष बचता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा अपने दुर्बल क्षार। आगे दूसरे वैज्ञानिक आए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी एक संकल्पना दी। इन्होंने क्या कहा, अब वो बात तो हमें समझ में आ गई कि जो H पॉजिटिव आयन देगा वो अम्ल है, जो OH- आयन देगा वो क्षार है। लेकिन उन पदार्थों का क्या जिनमें H+ या OH- हो ही नहीं, तो उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उनके बारे में हम किसके अनुसार बताएंगे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की संकल्पना के अनुसार। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ प्रोटॉन का दान करें या जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो होते हैं बच्चों क्षार, ठीक है। जो प्रोटॉन ग्राही है, ग्रहण कर रहे हैं, वो तो हो गए आपके क्षार, और जो प्रोटॉन का दान कर रहे हैं, प्रोटॉन दाता है, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। यहाँ पे प्रोटॉन किसको कहा है, यहाँ पे प्रोटॉन कहा है H+ को, किसको, H+ को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम H+ को प्रोटॉन क्यों कहा है, तो इधर देखो बच्चों 9th क्लास में हम पढ़ के आए कि जो हाइड्रोजन है वो कितने नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना।
तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। इसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 1। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है? 0। ठीक है, जब ये H+ बना रहा है, H+ बनाने का मतलब क्या है? इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 0। प्रोटॉन कितना बचा? 1। और न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो इसमें अभी इसके पास क्या है? इसमें सिर्फ प्रोटॉन बचा है ना, इसलिए H+ को हमने क्या माना है? यहाँ प्रोटॉन माना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अम्ल क्या है? जो प्रोटॉन का दान करे, और क्षार क्या है? जो प्रोटॉन को ग्रहण करे। इधर देखो, इधर माना कि ये कोई अम्ल है A, ठीक है, उसमें जुड़ा हुआ है H, और ये B क्या है? क्षार है। अब जो ये A है, A के पास क्या है? प्रोटॉन है ना, A के पास, तो ये अपना प्रोटॉन किसको दान कर देगा? B को। ये अपना प्रोटॉन किसको दान कर देगा? B को। तो जब ये अपना प्रोटॉन दान करेगा तो इस पे तो क्या आ जाएगा? माइनस आवेश। ठीक है, और B क्या है? ग्रहण करेगा, तो इस पे क्या आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश। ठीक है, अब एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि देखो जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल क्या कर रहा है? प्रोटॉन का दान कर रहा है। प्रोटॉन का दान किसको कर रहा है? इस B को कर रहा है। ठीक है, और खुद किस में बदल गया? जो ये अपना HA है, ये किस में बदल गया? A में बदल गया ना, A- में। तो HA को हमने कहा था अम्ल, और ये जिसमें बदला इसको कहेंगे बच्चों हम संयुग्मी क्षार, क्योंकि अब ये जो A- है ये क्षार में बदल गया है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? HA को तो कहा है अम्ल, और A- को कहा है संयुग्मी क्षार। ऐसे ही हम बात करें B की, तो B के अंदर देखो बच्चों क्या हुआ? B ने प्रोटॉन लिया है और क्या बना लिया है? Hb+। तो जो B है वो क्या है? क्षार है, और इसने प्रोटॉन लिया है और लेके B+ बनाया है, मतलब अब इसके पास प्रोटॉन आ गए ना। तो अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? अब ये व्यवहार करेगा अम्ल की तरह, इसलिए हमने इसको अब कहा है संयुग्मी अम्ल। जबकि यहाँ देखो, यहाँ जो अम्ल है इसके पास अभी प्रोटॉन है, इसने अपने प्रोटॉन का दान कर दिया और बना लिया A-, मतलब अब इसके पास क्या है? माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। माइनस कब आता है किसी पे भी? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए हमने इसको अब कहा है संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं? समझ में आ गया कि जो पहले अम्ल था उसने अपने प्रोटॉन का दान कर दिया, और अब वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह, इसलिए हमने इसे कहा है संयुग्मी क्षार। आगे हम देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है H2O + NH3। इधर देखो हमने यहाँ लिखा है H2O + NH3, ठीक है, और ये किस में बदल रहा है? ये बदल रहा है NH4 + OH- में। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों कि जो जल है इसके पास देखो क्या है? इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन किस में बदल गया? ये बदल गया अपने OH-, मतलब 1 हाइड्रोजन का इसने त्याग कर दिया। इसके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ इसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब इसने 1 हाइड्रोजन का दान कर दिया, 1 H+ का दान कर दिया। तो जो H+ का दान कर रहा है, मतलब जो प्रोटॉन का दान कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ NH3 मतलब 3 हाइड्रोजन है, और ये NH3 किस में बदल गया? NH4+ में बदल गया। NH4 मतलब 1 हाइड्रोजन इसके पास आ गया है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है वो क्या कहलाएगा? ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है ना, तो ये कहलाएगा बच्चों अपने क्षार। बात समझ में आ गई? अब आपसे एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा? आपको कोई भी ऐसे रिएक्शन दे देगा, एक अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कि इसके अंदर बताइए कि इसके अंदर अम्ल कौन है। तो आपको बताना होगा कि ये देखो यहाँ पे जल है, जल क्या कर रहा है? प्रोटॉन का दान कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जल तो है अम्ल, और NH3 क्या है? यहाँ पे क्षार है, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहे हैं। ये किसकी अवधारणा है? ये अवधारणा है ब्रोंस्टेड और
लोरी की। अब हम आगे बात करते हैं कि हाँ, हमें समझ में आ गया, आर्रेनियस ने कहा था कि जो H+ आयन दे अपने जलीय विलयन में वो अम्ल है, और जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन दे वो क्षार है, ये आर्रेनियस ने कहा। अब आर्रेनियस के अकॉर्डिंग तो सबके अंदर H पॉजिटिव या OH- नहीं हो सकता। फिर किसकी संकल्पना पढ़ी हमने, पढ़ी ब्रोंस्टेन और लोरी की, कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन दाता होता है वो अम्ल होता है, और जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो क्षार होता है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन उन पदार्थों का हमें कैसे पता चलेगा जिसके पास प्रोटॉन है ही नहीं? तो उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, कौन? लुईस। इन्होंने भी क्या की, इन्होंने भी अम्ल और क्षार की संकल्पना दी। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। बात समझ में आई क्या? इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे वो हो गए अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करे वो हो गए क्षार। अब आप इधर देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की। देखो, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है NH3, ठीक है, और हमने इधर एक एग्जाम्पल लिखा है BF3, ठीक है। अब आपको मालूम है, हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 और 5, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 5 के अंदर से क्या है? 5 के अंदर से इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो किसके साथ शेयर कर लिए बच्चों? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इसके पास नीचे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास नीचे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम इसके पास में इस तरीके से लिख देते हैं कि इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी और के साथ में शेयर कर सकता है। शेयर मतलब साझा कर सकता है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से लेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भी इसका अष्टक पूर्ण होने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। हर तत्व क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो, और अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो भी इसको अष्टक पूर्ण होने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बैलेंस नहीं हो पाएगा, अष्टक पूर्ण नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो ये क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है सिर्फ, ठीक है। अब इधर हम बात करते हैं बच्चों BF3 की। तो आपको मालूम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरोन का 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। अब देखो, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, और 3 क्या है? इसने फ्लोरीन के साथ जुड़ गया ये, ठीक है। तो फ्लोरीन ने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कोश में? 3 तो फ्लोरीन ने दे दिए, 3 इसके पास खुद के पास है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए अभी और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो इसके पास 3 और 3 6 तो है, 2 और चाहिए। और इधर देखो, इधर नाइट्रोजन के पास 2 और है। अब ये ना तो दे सकता है ना ले सकता है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकता है। और अगर आपको मालूम है तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जब साझा करते हैं तब कौन सा बंध बनता है? तब बनता है बच्चों उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। तो ये क्या करते हैं? ये उपसह संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। जो ये NH3 है ये क्या है? उपसह संयोजन बंध के साथ इस BF3 के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अब इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है NH3, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है BF3। तो लुईस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो ले रहा है, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म? BF3 ले रहा है ना। तो जो ले रहा है वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अम्ल। और जो दे रहा है वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और इनके बीच में आपस में कौन सा बंध बनेगा? ये बनेगा अपने उपसह संयोजक बंध। तो
तो ये किसकी संकल्पना है? ये है अपने लुईस की संकल्पना। तो जो अम्ल के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में अपने वैज्ञानिकों ने 3 संकल्पनाएं दी है। ये तीनों संकल्पनाओं को हमने पढ़ लिया है। ओके बच्चों, थैंक यू।